बेटा आपका जो आज का टॉपिक है वो है परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो उसके पहले आपको जो पढ़ना होता है वो परसेंट कंपोजिशंस होता है। मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा तो वो कंपाउंड्स के अंदर में क्या होते हैं, एलिमेंट मिक्सिंग होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट मिक्सिंग होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो बेटा मैंने वाटर का ये ले लिया तो वाटर जो है ये 100% अगर है तो इसके अंदर में दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका अमाउंट कितने परसेंटेज में है और इसका भी ऑक्सीजन का अमाउंट कितने परसेंटेज में है। इन दोनों का हम जब सम ऑफ करेंगे तब जाके आपको क्या होता है, ये टोटल परसेंटेज मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी का सहारा लेके आपको इंपेरिकल फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास फार्मूला और इन तीनों का मिक्सिंग करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक टेक्निक से आप समझोगे तो कुछ भी इजी नहीं है। ठीक है, सो देखो तो परसेंटेज कंपोजिशन में फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन एट ऑफ ए कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन आप किसी भी कंपाउंड का अगर लेते हो इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। तो उसके अंदर में जो एलिमेंट है उनका वेट कितना है और उनका परसेंटेज कितना है ये निकालना, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है प्रेजेंट इन द कंपाउंड। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्या है उसमें, कुछ है ही नहीं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जैसे कि मैंने बताया ये कंपाउंड समझ लो, ये कंपाउंड अगर है तो इसके अंदर में जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है उनका वेट कितना है और वेट के साथ में उसका परसेंटेज कितना है ये निकालना, मतलब उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। समझ में ये बात। चलो दूसरा देखो, बाद में हम क्या चेक करते हैं, उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 क्वांटिटी है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है और वाटर 1 टाइम्स प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन ये और ऑक्सीजन इनका जो मिक्सिंग है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स है। पॉइंट समझ में आया। नाउ तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल मेथड्स प्रोवाइड्स द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। जो सुटेबल मेथड से उनका क्या मिलती है, परसेंटेज की जो एलिमेंटल मेथड होती है जो आपको शोन ऑफ होती है, बताती है कि इसका परसेंटेज अमाउंट कितना है, वो क्वांटिटी आपको क्या होती है, डिटरमाइन होती है, आपको पता चलती है। नाउ द परसेंट टोटल इज नॉट 100। अगर मान के चलो वहां पे कुछ 1, 2 या 3 परसेंटेज दिए हैं, मान के चलो देखो अभी यहाँ पे ए सब्सटेंस दिया है, बी दिया है और सी, मतलब ये तीनों एलिमेंट दिए हैं। इसका मान के चलो 10% दिया है, इसका 50 दिया और इसका 60 या फिर इसका मान के चलो 30 दिया और इसका दे दिया बेटा 40। ठीक है, अब इन तीनों की टोटल जो भी आपको कंपाउंड दिया है और वो कंपाउंड के अंदर में उसका जो परसेंटेज अमाउंट दिया है एलिमेंट का, एक कंपाउंड है कोई भी, मान के चलो ABC कंपाउंड है, ABC क्या है, कोई कंपाउंड है, उसमें इन तीनों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है आपको 10, 30 और 40 ये दिया है। इन तीनों का एडिशन अगर आप करते हो टोटल परसेंटेज कंपोजिशन में तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80% हो जाएगा। तो आपको जो भी कंपाउंड दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि परसेंटेज कंपोजिशन में उसकी टोटल परसेंट अगर 100 नहीं आती, अगर 100 नहीं आती चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जो भी रिमेनिंग परसेंटेज बचता है वो वैल्यू आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज लेके कंटिन्यू काम करना पड़ता है। समझ में आया क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मान के चलो जो भी कंपाउंड्स आपको दिया है उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है उनके परसेंटेज का सम, परसेंटेज का एडिशन अगर 100% नहीं आता तो वहां पे आपको जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 80% आया तो कितने का डिफरेंस है, 20%। तो ये 20% आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जैसे हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो 20% में आपको किसका सम लेना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन, मतलब उतने परसेंट का अमाउंट हमें ऑक्सीजन का कंसिडर करना पड़ेगा। ये किससे पता चलता है, परसेंटेज कंपोजिशन। वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी आपको यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो इफ द परसेंट टोटल इज नॉट 100 करके मैंने पहले प्रॉब्लम पढ़ाने के पहले ये टॉपिक आपको बताया। ठीक है, तो परसेंटेज टोटल इज नॉट 100, द डिफरेंस इज कंसिडर
एज परसेंट ऑक्सीजन। जो डिफरेंस वहां पे बचेगा तो वो उतने परसेंट का आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन द रेशियो ऑफ द एटम्स, बाद में आपको क्या करना होता है, उनका जो रेशियो लेना होता है परसेंटेज एटम का, तो वो of the constituent element in the molecule is calculated। जो परसेंटेज होता है, जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं, जो परसेंटेज रेशियो हम निकालते हैं, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं उनका वो रेशियो लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रेशियो। जैसे 1:2 1:2 अगर ऐसा है तो वो रेशियो आपको कॉन्स्टिट्यूट करके उसका फिर फॉर्मूला बनाते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी वो मोल्स पहले निकालना पड़ता है, बाद में वो लेना पड़ता है। ये जब भी पूरे पॉइंट्स आपको जब हम एक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे उसके साथ में आपको क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशंस के पॉइंट समझ में आए कैसे क्या करना है। इसके बाद देखते बेटा हम इंपेरिकल फॉर्मूला। जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हम क्या लेते हैं बेटा, सिंपल उसका रेशियो लेते हैं। जो भी कंपाउंड्स होगा उसका हम क्या लेते हैं, रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, देखो द सिंपलेस्ट रेशियो किसका, एटम्स का, दी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो भी हमने कंपाउंड लिया, कंपाउंड के अंदर में क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। जैसे मान के चलो हमने NaCl ले लिया, ठीक है, या फिर H2O ले लिया, फिर CO2 ले लिया, तो उसके अंदर में क्या है, वो एलिमेंट है, और एलिमेंट के एटम्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे वाटर लिया था H2O, तो उसमें दो एलिमेंट्स थे, कौन से, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स थे, मतलब H2 था, और ऑक्सीजन का एक एटम था, बराबर है। तो वो क्या है, उनका रेशियो हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो डेफिनेशंस क्या लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला की, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया तो उसके अंदर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका क्या लेते हैं, हम रेशियो लेते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फिर से देखो, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जांपल अगर हम देखते हैं, the empirical formula of benzene is, ठीक है। अब बेंजीन का हमें क्या करना बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला लेना है। जैसे बेंजीन का है C6H6, ठीक है। अब इनका तो हमें क्या करना है, ये मॉलिक्यूल्स का तो रिप्रेजेंटेशन देखना ही नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे क्या लेंगे हम, C और H, क्या है, C और H, ये रहेगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, उसके जो कांस्टेंट जो है से कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 6 है, ठीक है। तो इनका क्या लेना है, हमें रेशो लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा, रेशो। तो वो निकालते कैसे है, बाद में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये हम प्रॉब्लम्स के अंदर में देखेंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो परसेंटेज कंपोजिशन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, साथ में आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पढ़ना जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्विक हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो होता है बेटा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। तो वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों बताना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होता है, और प्रॉब्लम में आपको उसका यूज़ गिरेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको पूछते हैं, ठीक है, करके हमें वो देखना है। तो देखो वन बाय वन यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो आपको तो अच्छे से पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट हम जो निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द फार्मूला, जो भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो वो क्या इंडिकेट्स करता है, विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आपको इंडिकेट्स करता है, जैसे हमने इंपेरिकल फार्मूला देखा बेटा बेंजीन का C और H, यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि बेंजीन के अंदर में कार्बन के कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही पता चलेगा। जैसे वाटर का देखा तो वाटर बताएगा H और O, लेकिन कितने अमाउंट ऑफ उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, जो भी है मॉलिक्यूल में, तो वो हमें कौन बताएगा, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बताएगा। तो क्या बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द फार्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये पॉइंट की तरफ ध्यान में रखना, the actual number of atoms of the constituent elements in a molecule, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक्चुअल कितने नंबर प्रेजेंट है उसके, वो हमें कौन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि एग्जांपल में देखो, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6
H6। ये किसने बताया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने बताया। और इंपेरिकल फॉर्मूला ने क्या बताया? हमें सिर्फ उसका रेशियो बताया, दैट इज C और H का ये रेशियो होता है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है वो नहीं बताया, सिंपल बताया कि उनका बस प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है। और वो उनका अमाउंट कितना होता है वो हमें बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ऑब्टेन्ड होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज ऑफ परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन। तो आपको कैसे मिलता है कि जब हम क्या करते हैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं एलिमेंट का, तब जाके आपको पता चलता है कि भैया उनका सम करते हैं, रिमेनिंग बचता है 100% नहीं है तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं, फिर 100 हो गया, तब जाके आपको उसका टोटल एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है। एंड मोलर मास किन दोनों की वजह से आपको पता चलता है? परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन और मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। जब हम प्रॉब्लम में देखेंगे भैया ये मॉलिक्यूलर मास और ये परसेंट और ये मोल किस प्रकार यूटिलाइजेशन है, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें ये C के साथ में 6 और हाइड्रोजन के साथ में 6 ही क्यों आते हैं, समझ में ये बात। नाउ एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला से। किससे होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला से। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिपेंड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे बेस बनाएगा फिर वो आगे की प्रोसेस वो करेगा। समझ में बात? मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। समझ में बात? तो लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंपेरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। लेकिन कब? जब उनका क्या पता होगा? मोलर मास उनको पता होगा, तब जाके वो क्या होगा? नोन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? नाउ तो इसके लिए बेटा क्या होता है? एक फॉर्मूला यूटिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मूला जो इनका जो नोन बताएगा वो आता क्या है? तो वो आता बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये चीज ध्यान में रखना, ये स्मॉल आर बताते हैं, वहां पे एक वैल्यू लेनी पड़ती, कंसीडर करनी पड़ती है, स्मॉल आर इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर इंपेरिकल मास फॉर्मूला भी उसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा आर की वैल्यू लेते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला को चेंज करो, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ऊपर में रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? मॉलिक्यूलर मास बोलो या फिर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर हम मास बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोलो चाहे मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, अगर मैंने मास लिया तो यहाँ पे क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला जो है उसका क्या लेना पड़ेगा? हमें मास लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखना। समझ में आया? मतलब जो इंपेरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्या आते हैं बेटा? प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।